हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन बात कर रहे थे पशु परिचर को लेकर। तो पशु परिचर के अंतर्गत जो आपका खंड ब था, उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके अपन वन लाइनरों की क्वेश्चन की बात करते थे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और अपन ने डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो अपन इसी कड़ी को सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो अपन कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट के अंतर्गत ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सके। आज वाले क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला कि देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहले आपको मैं बता दूं कि दो गाय होती है आपके, एक तो होती है देसी गाय और एक क्या होती है आपकी विदेशी गाय। देसी गाय होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, कुबड़ पाई जाती है, और विदेशी गाय होती है उसमें कुबड़ नहीं पाई जाती। आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि देसी गाय कौन सी होती है आपकी, जो कुबड़ पाई जाएगी। आपने देखा ही होगा गाँव के अंतर्गत जनरली अपने आसपास के अंतर्गत की जो गाय वगैरह होती है उसमें कुबड़ या हम्प पाया जाता है, लेकिन विदेशी गाय होती है उनके अंतर्गत कुबड़ नहीं पाया जाता। ये सबसे मेन क्या होता है, करेक्टर होता है। चलिए बात करिए आज के क्वेश्चन की। तो अपन ने बात की कि हाँ, देसी गाय कुबड़ सहित होगी और विदेशी गाय क्या होगी, कुबड़ रहित होगी। अब इनके भी वैज्ञानिक नाम है या फिर जो अपन बोले कि जूलॉजिकल नेम है, उनके अपन बात करने वाले हैं। तो वैज्ञानिक नाम कौन सा है, तो बोस टार्सस है, बोस इंडिकस है, ओविसेरिस है या कपरा हिरकस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है वो बोस इंडिकस होता है। किसका, जो आपकी देसी गाय होती है, यानी कि अपने भारतीय नस्लें होती है ना देसी गाय, उनका नाम क्या होता है आपके, बोस इंडिकस। और अगर बात करूँ बोस टार्सस से जो विदेशी गाय होती है ना, जिसके अंतर्गत हम्प नहीं पाया जाता, तो विदेशी गायों का नाम क्या आता है, बोस टार्सस। अगर मैं बात करूं ओविस एरिस, ये भेड़ का नाम होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ओविस एरिस। या आप आगे आगे पढ़ोगे तब अच्छे से और पता चल जाएगा, लेकिन ये नाम तो आपको कंटिन्यू पता ही होने चाहिए, क्योंकि आपका नाम एक नाम या दो नाम 100% पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंतर्गत। लिखा के ले लो आप, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप देखोगे ना जब पेपर आएगा तो एक या दो नाम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। गाय भैंस भेड़ बकरी या ऊँट वगैरह का पूछ लिया, इनका 100% एक या दो नाम 100% पूछे जाएंगे। ओविसेरिस किसका नाम हो जाता है, आपका भेड़ का नाम हो जाता है। अगर कैप्रा इरकस की बात की जाएगी, ये आपका बकरी का नाम हो जाता है। तो आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे कि यह बोस इंडिकस क्या है, आपकी देसी गाय का नाम है। बोस टार्सस क्या है, विदेशी गाय का नाम है। ओविसेरिस भेड़ का नाम होता है और कपरा इरकस बकरी का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, विदेशी गाय का नाम क्या होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि जो बोस टार्सस है वो क्या है, विदेशी गाय का नाम है। अब बात करें बुबेलिस, बुबेलिस किसका नाम है, ये भैंस का नाम होता है। बुबेलिस बुबेलिस किसका, भैंस का नाम है। बोस इंडिकस क्या होगा, आपकी देसी गाय का नाम हो जाएगा। कैप्रा हिरकस है वो आपका बकरी का नाम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, गाय में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, वो कितनी पाई जाती है आपके, 60 पाई जाती है। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। बात करेंगे गाय के समूह को क्या कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ गाय के समूह को कहा जाता है, वो हर्ड कहा जाता है। यानी कि अपने जो रेवड़ होता है ना, वो तो रेवड़ नहीं बोलेंगे गाय के। कभी बोला है कि आपने कि गाय का रेवड़ होता है, नहीं, रेवड़ किसका होता है, बकरी वगैरह का होता है। लेकिन अपन बात करें समूह को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है गाय के समूह को। फ्लो की बात की जाएगी तो ये होता है आपके भेड़ का समूह है, जो भेड़ वगैरह का समूह होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ रेवड़ क्या होता है आपका, बकरी का होता है। पिगलेट क्या होते हैं आपके, जो सुअर के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पिगलेट्स कहते हैं। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, चारों टर्मिनोलॉजी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करें गाय के मांस को क्या कहते हैं। तो मटन कहते हैं, च्यवन कहते हैं, चिकन कहते हैं या बीफ कहते हैं। अब इसके अंतर्गत भी एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा आपकी एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जामों के अंतर्गत आपके मांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, किसके मांस को क्या कहा जाता है। तो मैं बात करूँ पहले मटन, मटन किसके मांस को कहा जाता है, भेड़ के मांस को। तो जो भी बच्चे ऐसे सोचेंगे नहीं सर मटन तो आपके बकरी के मांस को कहा जाता है, तो गलत है। किताबों के अंतर्गत साफ साफ दिया गया है, आपके भी दिमाग में ये गलती मत करना, एग्जाम के अंतर्गत आते ही मटन किसका होता है, भेड़ के मांस को कहा जाता है। चेवन की बात की जाएगी, चेवन आपके बकरी का मांस है, यानी बकरे का या बकरी का मांस होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, चेवन कहा जाता है। चिकन है वो आपके मुर्गी का मांस होता है, किसके, मुर्गी का मांस। और अगर मैं बात करूं बीफ, ये केरा बीफ, ये किसका मांस हो जाता है, आपका गाय का मांस हो जाता है। तो नमकीनी मांस होगा उसे क्या कहेंगे, केरा बीफ। और जो बीफ के नाम से आएगा वो किसका हो जाएगा, गाय का मांस को बीफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, तो मैंने बता ही दिया कि केरा बफन है, ये अलग चीज हो जाएगा, ये भैंस से रिलेटेड हो जाएगा। पोर्क है, ये आप पोर्क किसके मांस को कहते हैं, अपन सुअर के मांस को कहते हैं। व्हील है, ये आपके बछड़े के मांस होता है ना, छोटे बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं, है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय व भैंस के ब्याने की
क्रिया क्या कहलाती है? तो गाय व भैंस के ब्याहने की क्रिया यानी काविंग प्रोसेस जो बच्चा देती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। यानी कि भैंस के ब्याहने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। अगर मैं बात करूँ लैम्बिंग, जो भेड़ के अंतर्गत जो ब्याहने की क्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, भेड़ की जो ब्याहने की क्रिया है वो लैम्ब देती है, तो लैम्बिंग क्रिया किससे हो जाएगी? आपके भेड़ से हो जाएगी। सर्विंग की बात की जाए तो जो मेटिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि जो मेटिंग करता है पशु, उसे अपन क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। तो आई होप आपको सभी टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। किडिंग की बात की जाए तो बकरी के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। तो इनका सभी का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो गाय और भैंस के बहने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। जो प्रौढ़ मादा होती है वो ईपर कहलाती है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से भी काफी बार समझा चुका हूँ। चलिए, गाय भैंस के समागम की क्रिया, मैंने बोला कि समागम क्रिया क्या? मेटिंग। मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? तो गाय व भैंस दोनों की मेटिंग की क्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाएगी। मैंने ये पहले बता दिया आपको ऊपर कि सर्विंग क्या होती है? मेटिंग की क्रिया। समागम की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी सर्विंग कहलाती है। बात करें कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, गाय की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? जो श्वसन गति होती है गाय की प्रति मिनट कितनी होती है? तो वो 20 से 25 मिनट होती है। 1 मिनट के अंतर्गत 20 से 25 बार श्वसन दर होती है। बात करें भैंस की, तो भैंस के अंतर्गत 15 से 20 क्या होती है? आपकी श्वसन दर होती है। चलिए, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देशी गायों की यौन आरंभ अवस्था कौन सी होती है? तो देशी गाय होती है ना, उनकी यौन आरंभ यानी कि जब वो मेटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है या समागम की क्रिया के लिए प्रिपेयर हो जाती है, तो वो किस आयु का माना जाता है? तो 24 माह की उम्र के अंतर्गत आपकी देशी गाय होती है, उसके अंतर्गत यौन अवस्था क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है। अगर यही चीज़ आपकी विदेशी गायों में पूछी जाए तो विदेशी गायों का बताना आपको 18 माह। 18 माह के अंतर्गत अपन विदेशी जो गाय होती है उसको अपन समागम की क्रिया या मेटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद में अपन उनके क्या करवा सकते हैं? मेटिंग करवा सकते हैं। विदेशी या संकर गायों की यौन अवस्था यह मैंने आपको पहले बता दी कि 18 माह के अंतर्गत हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय भैंस बकरी के मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो मध्य चक्र की अवधि की बात की जाएगी तो वो कितनी होती है? 21 दिनों की होती है। गाय भैंस बकरी तीनों के अंतर्गत जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? आपकी 21 दिन की होती है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। गायों के गर्भकाल कितने दिन का होता है? गर्भकाल से एक क्वेश्चन 100% आएगा फ्रेंड्स। गर्भकाल, अभी जैसे मैं बात करूँ कि गाय का गर्भकाल कितना होता है? 281 दिन। मैं बात करूँ भैंस के गर्भकाल की, भैंस का गर्भकाल होता है वो 310 दिन होता है। अगर मैं बात करूँ बकरी की, बकरी का गर्भकाल होता है 152 दिन। 152 दिन, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 150 के अंतर्गत +2 कर सकते हो, यानी कि 150 ऑप्शन में हो 150, 152 हो तो 152। अगर भेड़ की बात की जाएगी तो 48 से आपको 148 से लेकर 150 के बीच में करना है, कि अगर 148 ऑप्शन में है, 148 150 दिया गया तो 150 भेड़ के अंतर्गत आपको करना है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपके मुख्यतः ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बात करें गाय की नाड़ी गति, यानी कि जो गाय की नाड़ी गति होती है जो प्रति मिनट कितनी होती है? तो 40 से 50 नाड़ी गति क्या होती है? प्रति मिनट गाय की नाड़ी गति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। गाय भैंस के शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? तो जो आपका टेम्परेचर होता है गाय व भैंस का, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? इसका तापमान होता है। और जब इस डिग्री सेंटीग्रेड से अपन डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो चेंज होता है आपके 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंतर्गत चेंज होता है। तो ए व बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के बैठने के लिए स्थान उपयुक्त माना जाता है। तो 20 से 30 स्क्वायर फीट का एरिया जो गाय के लिए होता है, मैं आवास पढ़ाऊंगा, उसके अंतर्गत ये भी बताऊंगा कितने आवास की जरूरत होती है, कौन कौन सा तरीका होता है, ये सब चीज़ अपन वीडियो के माध्यम से भी याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया तो उसको भी आपको अच्छे से याद करना है, ताकि आप क्लास देखो तो आपका रिविजन ही होता रहे। चलिए, बात करें 20 से 30 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है आपके गाय को बैठने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के जननांगों में अंडाणु को जीवित रहने की अवधि क्या है? यानी कि जो गाय के जननांग है ना, तो अपन जननांग भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जो वलवा क्या है, ओवरी क्या है, उसके अंतर्गत जो सभी चीज़ होगी, वेजाइना वगैरह सब कुछ बताया जाएगा आपको अच्छे से। अगर बात करें वहाँ जननांगों के अंतर्गत जो अंडाणु है उसका, जो अंडाणु जो एग रिलीज करते हैं, तो वो कितने दिन तक जीवित रहता है? तो वो 120 घंटों तक जीवित रहता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूँ कि प्राकृतिक प्रजनन, प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा एक सांड एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित करवा सकता है? अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक प्रजनन क्या होता है। प्राकृतिक प्रजनन का मतलब ये होता है कि एक सांड है आपके पास में, उसका सीमन आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, और फिर उस सीमन से आप कितनी गायों को गर्भित करवा सकते हो। क्योंकि अपन क्या करें, पशु का यूज नहीं करें, पशु से अपन ने सीमन कलेक्ट कर लिया और आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। तो प्राकृतिक प्रजनन हुआ तो उससे एक वर्ष के अंतर्गत जो एक सांड है वो कितनी गायों को गर्भित करवा सकता है? वो 60 से लेकर 100 गायें क्या करवा सकता है? गर्भित करवा सकता है।
और सॉरी, प्राकृतिक पूछा गया है ना आपका, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंतर्गत क्या होगा आपका, एक सांड होगा, उसको गायों के साथ में क्या करना पड़ेगा, मैटिंग करनी पड़ेगी, है ना। जनरली अपने प्राकृतिक रूप से जैसे कि अपन करवाते हैं घरों के अंदर, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अपन गाय को या तो सांड के पास में लेके जाते हैं या सांड को गाय के पास में लेके आते हैं। तो जनरली जो मैटिंग की प्रोसेस होती है, अगर वैसे ही एक सांड को बार बार यूज़ करवाया जाए तो वो एक साल में कितनी गायों को प्रेग्नेंट कर सकता है, तो वो 60 से 100 गायों को प्रेग्नेंट कर सकता है एक साल के अंतर्गत। लेकिन अपन वही बात करें, मैंने अभी पहले बताई ना कि सीमन को कलेक्ट करते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम गर्भाधान करवाए, तो उससे आपका एक सांड एक साल के अंतर्गत कितनी गायों को गर्भित करवा सकता है, वो आपकी 1000 गायों को गर्भित करवा सकता है। तो इसका विशेष मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैं पहले स्टार्ट में उल्टा बता दिया, लेकिन आपको उसको करेक्शन कर लेना है कि प्राकृतिक रूप से तो अपन 60 से 100 गायों को गर्भित करवा सकते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन सीमन कलेक्ट करके अपन एक साल के अंतर्गत 1000 गायों को क्या कर सकते हैं, गर्भित करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। गाय भैंस के ब्याने के कितने माह बाद पुनः गर्भित करवा देना चाहिए, यानी कि अपने पास में गाय व भैंस है, वो अपने बच्चा दे दिया, अब उसके बाद में दोबारा अपन उसको कब गर्भित करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आज वो आपका बच्चा दिया, 3-4 दिन के बाद में वापस गर्भित करवा दे, ये नहीं करना चाहिए। अपने को जो उचित समय होता है वो कौन सा होता है, 3 माह बाद में, यानी कि 3 माह की हो जाए, आपके जो पशु है वो ब्याह गया, उसको 3 महीने हो गए ब्याई हुई है, तो उसके बाद में अपने को पशु को क्या करवाना है, गर्भित करवाना है। तो ऑप्टिमम जो आपका पुनः गर्भित करवाने का उपयुक्त समय होता है वो 3 माह बाद में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनिंग विधि से बनाई गाय के ब्याने का अंतराल कितने माह रखते हैं। तो एक तो होता है सकलिंग और एक होता है विनिंग। मैंने कल भी बताया था टर्मिनोलॉजी। सकलिंग यानी कि बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना, विनिंग क्या, बच्चे को दूर रखकर उसकी माँ को पालना या बच्चे को पालना। तो विनिंग के मतलब कि अलग रखकर पालेंगे। विनिंग के अंदर क्या क्या क्या, क्या करेंगे, गाय के बच्चे को अलग रखकर पालेंगे। तो गाय को ब्याने के अंतराल पर कितने माह बाद में अपने को उसे क्या करवाना चाहिए, विनिंग से गाय को ब्याने के अंतराल में माह में होता है। तो विनिंग का होता है वो कितना होता है, 13 से 14 माह। तो एक बार मैं दोबारा ये कंफर्म करवा देता हूँ आपको, क्या है कि विनिंग विधि से बनी गाय को ब्याने का अंतराल कितने माह का होता है। तो ब्याने का अंतराल कितना होगा, तो अपन ने बात की कि जो अपन ने नॉर्मल 3 माह ले रहे हैं, लेकिन 13 से 14 माह यूज में लेते हैं, कौन सी, जो विनिंग विधि से गाय तैयार होती है उनके अंतर्गत। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। लेकिन विनिंग में तो क्या करते हैं, अलग रख के पालते हैं। लेकिन अपन बात करें वही गाय अगर प्राकृतिक विधि से बनाई गई गाय, यानी प्राकृतिक विधि क्या, सकलिंग द्वारा, यानी कि साथ में रहकर अगर गाय पली है अपनी माँ के साथ में, तो उसके ब्याने का अंतराल कितना रखना चाहिए, तो वो 16 से 18 माह का रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो वो आपकी 50 नस्लें होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जैसे एग्जाम आएगी उसके पास में जो करंट डेटा होगा, जितनी और भी कई बार क्या होता है कि नई नई मान्यता मिलती रहती है नस्लों को, तो वो करंट डेटा आएगा, मैं और करंट डेटा आपका क्लियर करवाता रहूंगा। बात करूँ कि राजस्थान में गोवंशीय नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो जो गोवंश का नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे आपका जयपुर के अंतर्गत है। जयपुर में भी कहाँ पे आपका बस्सी के अंतर्गत स्थित है। तो इसका को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बस्सी जयपुर के अंतर्गत गोवंशीय नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राज्य गोवंश सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राज्य गोवंश आयोग सेवा आयोग की स्थापना की गई थी वो 23 मार्च 1995 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भारतीय गाय होती है तो कुबड़धारी होती है, कुबड़ रहित होती है, थुम्बी वाली होती है, एवसी होती है। तो मैंने बोला कि कुबड़ रहित गाय कौन सी होती है, विदेशी गाय होती है। ये तो विदेशी गाय हो गई। चलो कुबड़ रहित तो ऑप्शन में अपने आएगा नहीं आंसर। तो अपने को ऑप्शन कैसे निकालना है, कुबड़धारी। कुबड़धारी यानी कि जो कुबड़ रख रखी हो। तो अपने भारतीय गायों के अंतर्गत क्या होता है, कुबड़ होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और थुम्बी वाली गाय, कुबड़ को अपन क्या बोलते हैं, थुम्बी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए व सी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। ये मैंने आपको पहले ही अच्छे से डिस्कस या डिस्क्राइब कर चुका हूँ। बात करें गाय व भैंस का क्रिटिकल तापमान कितना होता है, तो नॉर्मल अपन ने तापमान की बात की थी तो वो कितना था आपका 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन क्रिटिकल की जब बात की जाएगी तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। और अगर बात करें आपके सूटेबल की या नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वो कौन सा, गाय भैंसों के अंतर्गत होता है। लेकिन इसकी बात की जाएगी तो ए व बी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, क्रिटिकल टाइम की बात की जाएगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उनमें से गाय की संकर नस्ल कौन सी है। तो इसमें कुछ नस्लें क्या हैं आपकी,
कि कुछ नस्लें क्या होती है आपकी देसी नस्लें होती है, कुछ क्या होती है विदेशी नस्लें होती हैं जो अपने देश के अंतर्गत नहीं पाई जाती या फिर अपना ओरिजिन पहले से अपने देश का नहीं है, वो तो क्या होगी देसी नस्लें, सॉरी विदेशी नस्लें। और जो देश के अंतर्गत उत्पन्न हुई है वो अपन क्या कहलाती है, देसी नस्लें कहलाती हैं। तो अपन बात करें करन स्विस और करन फ्रीज है, ये कौन सी आपकी विदेशी नस्लें हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो फ्रीज वेल है या टेलर है, ये भी आपकी विदेशी नस्लें हैं। सुनंदिनी और जरासिंध है, ये भी आपकी कौन सी विदेशी नस्लें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इतने में से नहीं पूछा जाएगा, या तो करंट स्विस करंट फ्रीज पूछ लिया जाए, है ना। सॉरी संकर किस में पूछा है आपके, संकर नस्लें, सॉरी संकर नस्लें पूछा है ना। तो संकर नस्लों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। संकर नस्लें उसे कहेंगे, है ना। संकर नस्लें वो होती है जो दो गायों की नस्लों को लेकर आपकी तैयार की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, संकर नस्ल कहते हैं। तो जो करंट स्विस है ये भी दो गायों की नस्ल से तैयार की गई है, करंट फ्रीज भी, फ्रीजवेल भी और ट्रेलर भी, और जो सुनंदिनी है और जरासिंध है, ये सभी क्या है, क्रॉस से तैयार की गई है, यानी कि दो गायों के संकर से तैयार की गई है। और देसी गाय क्या होती है, जो आपके जिसका नेटिव ओरिजिन पहले से आपके देश का होगा उसे देसी गाय कहेंगे। और विदेशी गाय कौन सी कहेंगे, जो विदेश के अंतर्गत उसका नेटिव होगा या उत्पत्ति स्थान होगा। विदेशी गायों के अंतर्गत आपको ज्यादातर एचएफ यानी कि होल्स्टाइन फ्रीजियन देखने को मिलेगी और जर्सी देखने को मिलेंगी, यही दो आपके सिलेबस में दी गई है। तो विदेशी गायों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और संकर नस्लों की बात की जाएगी तो संकर नस्लें आपको मैंने जो जितनी भी हैं आपके वो पूरी बता दी है, करंट स्विस, करंट फ्रीज, फ्रीजवेल, टेलर और सुनिंदनी और जरासिंध और उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी के सभी क्या है आपके संकर नस्लें होती है। और संकर नस्लें मैंने बता दी आपके कि दो गायों के क्रॉस से तैयार की जाती है, दो नस्लों से तैयार की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, संकर नस्लें कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय की साहीवाल नस्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो गाय है कि गाय की कौन सी साहीवाल नस्ल है, तो उसे अपन रेंडी कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, लोला कहते हैं या अजमेरा कहते हैं। तो अगर साहीवाल की जब बात की जाएगी तो साहीवाल को अन्य नाम है वो आपका लोला कहते हैं, क्या कहते हैं, लोला कहते हैं। लेकिन मैं बात करूँ कामधेनु, कामधेनु कौन सी है आपकी गाय की राठी नस्ल होती है, एक ना राठी नस्ल होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कामधेनु नस्ल भी कहते हैं। इसके अलावा जो रेंडी होती है, जो गिर गाय होती है ना, गिर गाय आपके अजमेर साइड के अंतर्गत पाई जाती है, जिसे रेंडी के नाम से या रांडा के नाम से जाना जाता है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गाय व भैंस बकरी के किस कुल से संबंधित है, तो गाय भैंस बकरी किस कुल से संबंधित है, तो वो बोविडी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर व आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है। तो डेयरी नस्लों की जब बात की जाएगी तो सुंदर और आकर्षक नस्ल कौन सी है गाय की, तो जो आयर शायर होती है ना, ये काफी सुंदर नस्ल मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। गाय के सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है, तो वो वेचूर हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गाय के सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है, वेचूर है। अगर आप गूगल पे लगा के वेचूर को देखोगे तो आपको उसके छोटे छोटे पाँव दिखाई देंगे और वो आकार में भी ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है। तो गूगल पे जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगी, तो वो ज़्यादा याद रहेगा। बात करें कि गाय की किस यानी कि गाय की किस नस्ल को मिनी गाय या मिनी एचर के नाम से जाना जाता है। तो मिनी एचर ऑब्वियसली आपको पता है कि छोटे आकार की होगी, उसे मिनी गाय कहा जाएगा या मिनी एचर कहा जाएगा। तो वो भी कौन सी हो जाती है, आपकी वेचूर नस्ल हो जाती है। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, तो आपको बताना है। तो गाय की दुधारू नस्ल है वो गिर है, साहीवाल है, सिंध है या उपरोक्त सभी। तो अगर अपन बात करें गाय की दुधारू नस्लों की, तो गाय की दुधारू नस्ल को आप साथी रे के नाम से भी याद कर सकते हो, साथी रे, है ना। तो साहीवाल हो गई, है ना, थार पारकर हो गई, और आपका क्या हो गई, रेड सिंध हो गई। तो आपके क्या होगा, गिर भी हो गई, साहीवाल भी हो गई और रेड सिंधी, यह सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों क्या है आपकी दूधी वाली नस्ल हो जाएगी, या जो आपकी कौन सी होती है, दुधारू नस्ल हो जाती है। चलिए बात करें कि आपकी गाय के अंतर्गत भारवाही नस्ल, तो दूध वाली नस्ल कौन सी होगी, जो ओनली दूध के लिए यूज में की जाती है। भारवाही नस्ल कौन सी, जो कृषि कार्यों के लिए आपके काम में ली जाती है या भार ढोने के लिए भी आपको सामान्यतः काम में ली जाती है, उसे भारवाही नस्ल कहा जाता है। तो वो नागौरी है, अमृत महल है, मालवी है या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार सुंदर आंसर निकल के आता है कि नागौरी, अमृत महल और मालवी ये तीनों क्या है, भारवाही नस्लें मानी जाती है। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, तो आपके काफी कंफ्यूजन होगा, राठी है, हरियाणवी है, तारपारकर, कांकरेज है, मेवाती है, निमाड़ी है, अंगोल है या उपरोक्त सभी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो राठी है वो आपके द्विपद योजना में भी दी गई है और मिल्च ब्रीड में यानी कि दूध वाली नस्ल के अंतर्गत भी दी गई है। तो आप देख लेना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। तो वो क्या होगा कि अगर द्विपद योजना में है उसमें भी दी गई है, और जो आपकी मिल्च ब्रीड है या दूध वाली नस्ल होती है उसमें भी दी गई है राठी का। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और बाकी की नस्लें जो सभी हैं वो द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल किसे कहते हैं आपको ये भी
भी पता होना चाहिए। मैंने बताया कि जैसे दूध वाली ब्रीड हो गई, यानी कि दूध वाली नस्ल होगी जो दूध देने के काम आती है। द्विप्रयोजनीय का मतलब कि जो दो पर्पज के लिए काम में ली जाती है। पहला कौन सा होगा, दूध के लिए, और दूसरा कौन सा होगा आपका, या तो मांस के लिए या कृषि कार्यों के लिए यूज में की जाएगी। तो दो पर्पज होगी उसके, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ड्यूअल पर्पज ब्रीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, तो मैं आपको पहले बता दिया कि आपकी जर्सी होती है, होलिस्टन फ्रीजियन होती है, ब्राउन स्विस, आयरशायर होती है, रेडेन होती है, गार्डनसी होती है, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आपको इनके भी नाम ध्यान रखने हैं, लेकिन मुख्यतः आपको जो डिटेल से पढ़ना है वो होलिस्टन फ्रीजियन और जर्सी को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय की गिर गाय, जो गिर नस्ल है गाय की, वो नस्ल किससे संबंधित सही विकल्प कौन सा है, यानी कि गिर गाय के बारे में कौन सा सही है। ये काठियावाड़ का क्षेत्र है, वहां से उत्पत्ति मानी जाती है, या इसका नाम अन्य जो रेंडी या अजमेरा के नाम से जाना जाता है, वक्र सिंह होते हैं, घुमावदार कान होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये सभी करेक्टर किसके हैं, आपके गिर गाय के हैं। मैंने बताया था जो अजमेर का आसपास का क्षेत्र है उसमें गिर गाय को आप रेंडी या रेंडा के नाम से जाना जाता है, और इसका उत्पत्ति स्थान है वो काठियावाड़ माना जाता है। इसके अलावा इसके वक्र सिंह होते हैं या घुमावदार कान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। बात करूँ गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे, मैंने बोला कि सामान्यतः अगर आपके राजस्थान के अंतर्गत गाय का प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वो कहाँ है, बस्सी जयपुर के अंतर्गत है। लेकिन स्पेसिफिक अगर ब्रीड दे दी जाए गिर, तो गिर गाय का आपके कहाँ पे है, डग झालावाड़ के अंतर्गत है। डग, कई बार डग भी नाम आ जाता है, डग झालावाड़ के अंतर्गत क्या है आपका या गिर गाय की नस्ल होती है, उसका प्रजनन केंद्र स्थित है, वो कहाँ पे आपका डग झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। चलिए थार पारकर की अगर गाय के प्रजनन केंद्र की बात की जाए कि जो थार पारकर जो गाय का प्रजनन केंद्र है वो आपका सूरतगढ़ के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करूँ राठी गाय का, जो राठी गाय का प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, वो आपका कहाँ पे हो जाता है, नौहर बादरा, यानी कि नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित है। नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत आपका राठी गाय का प्रजनन केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो जो जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र है वो भी आपका जयपुर के अंतर्गत है, और वो भी कहाँ पे, बस्सी जयपुर के अंतर्गत ही स्थित है। तो आपको इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली आपके पूछ ले तभी भी आपको कौन सा करना है, बस्सी जयपुर करना है, और अगर जर्सी गाय का पूछा जाए तो भी आपको बस्सी जयपुर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। कामधेनु योजना कब लागू हुई थी, तो ये 1997-98 के अंतर्गत आपकी कामधेनु योजना जो कि गाय से रिलेटेड है वो स्टार्ट की गई थी या लागू की गई थी। तो 1997-98 में ये स्कीम है वो लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है, तो सबसे मीठा जो दूध होता है गाय की नस्ल का वो होता है साहिवाल का। साहिवाल का सबसे मीठा दूध पाया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गाय की देसी नस्ल में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सी नस्ल का होता है, तो देसी नस्लों के अंतर्गत सर्वाधिक दूध होता है वो होता है आपका साहिवाल का। सर्वाधिक दूध उत्पादन की जाती है वो कौन सा की जाती है, आपके देशी नस्लों के अंतर्गत साहिवाल। अगर विदेशी नस्ल पूछ ली जाए तो वो होती है आपके एचएफ, होलिस्टन फ्रीजियन। अगर विदेशी नस्लों के अंतर्गत सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है तो होलिस्टन फ्रीजियन का होता है। या डायरेक्टली आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि सर्वाधिक गाय में दूध का उत्पादन होता है तो वो किसका होता है, आपका होलिस्टन फ्रीजियन का ही होता है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना कि इंडियन है या फिर एक्सोटिक ब्रीड है या इंडियन ब्रीड है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो एचएफ करना है, अगर आपने देशी नस्ल पूछी जाए तो साहिवाल करना है, विदेशी पूछी जाए तो एचएफ यानी होलिस्टन फ्रीजियन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। किस शर्करा को दूध की शर्करा कहते हैं, तो मैंने पहले बताया था आपको, लैक्टोज है वो क्या हो जाती है, आपकी दूध की शर्करा हो जाती है। और यह कौन सी शर्करा है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड यानी कि दो शर्कराओं से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज शर्करा से मिलकर आपकी दूध की शर्करा बनी है, वो कौन सी है, लैक्टोज है, जिसके कारण आपके गाय का या भैंस का दूध क्या होता है, मीठा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय की साहिवाल नस्ल का विकास कहाँ से हुआ है, तो जो साहिवाल नस्ल है उसका विकास कहाँ से हुआ है, जो IARI है ये कहाँ पे आपका नई दिल्ली के अंतर्गत है ना। जो IARI नई दिल्ली से आपका इस नस्ल का विकास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। कृषि कार्यों व तेज दौड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ बैल किस नस्ल के होते हैं, तो गाय की किस नस्ल के कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, और तेज दौड़ने वाले बैल हैं वो कौन से होते हैं, किस नस्ल के होते हैं, तो वो नागौरी नस्ल के होते हैं। और जो नागौरी नस्ल है ये कौन सी है, भारवाही नस्ल है। ये काफी बार पूछा गया है, भारवाही नस्ल कौन सी है, नागौरी नस्ल है, काफी बार पूछा गया है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के लिए गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है, तो मैंने बता ही दिया आपका,
जो नागौर का क्षेत्र होता है उसी में पाई जाती है। ये नागौरी उत्पत्ति स्थान है नागौरी का, काफ़ी शानदार है। अगर गूगल पे लगा के देखोगे आप तो इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है और गठीला बदन होता है इसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, ये अपने राजस्थान की बात की, राजस्थान के अंतर्गत सबसे भारवाही नस्ल नागौरी है। और अगर भारत की बात की जाएगी तो उसके अंतर्गत जो सबसे अच्छी भारवाही नस्ल होती है वो अमृत महल होती है। तो इन दोनों का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आज के आपने अपने टॉप क्वेश्चन थे, अपन ने बात की, काफ़ी कम टाइम के अंतर्गत भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।